नमस्कार, मैं हूँ हरिओम त्यागी। आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर डॉन की खास पेशकश सुपर 100। सुपर 100 के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं हरियाणा से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा। रामचंद्र जांगड़ा विश्वकर्मा समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। जांगड़ा ने अपनी राजनीति की शुरुआत 1975 में की और पहला चुनाव 1987 में हरियाणा की सफीदो सीट से लोकदल के टिकट पर लड़ा, किंतु लोकदल ने अंतिम समय पर समर्थन वापस की घोषणा कर दी और वो चुनाव हार गए। मेहनती और कर्मठ जांगड़ा ने हार नहीं मानी और एससी बीसी यानी शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड कास्ट का मोर्चा बनाकर राजनीति के अखाड़े में कूद गए। 1990 में चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास मंच से वो चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं मिली। 1991 में फिर महम से चुनाव लड़ा, लेकिन किस्मत में जीत नहीं लिखी थी। लगातार हार श्री जांगड़ा का हौसला न तोड़ सकी और हर हार के बाद जांगड़ा फिर दूनी ताकत के साथ अपनी राजनीति की ज़मीन तैयार करने लग जाते। उनकी मेहनत को देखकर 2004 में हरियाणा विकास पार्टी ने उन्हें करनाल लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया, किंतु किस्मत को अभी और परीक्षा लेनी थी। नतीजन इस बार भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। चुनाव में मिली हर हार ने श्री जांगड़ा को पहले से और ज़्यादा मजबूत और जीवटता प्रदान की। इन्होंने ठान लिया था कि हार मिले या जीत, ताउम्र राजनीति में रहकर ही अब समाज की सेवा और देश की सेवा करूंगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित होते गए और फिर एक समय आया जब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। जांगड़ा को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री खट्टर का करीबी माना जाता है। जांगड़ा 2 बार हरियाणा के उपाध्यक्ष रह चुके। जांगड़ा दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों की राजनीति करते रहे हैं। नतीजन जांगड़ा जी को हरियाणा में पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम का चेयरमैन भी बनाया जा चुका है। चलिए बात करते हैं इस नायाब शख्सियत से। जांगड़ा जी, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जांगड़ा जी, आपसे पहला सवाल, आप राजनीति में कैसे आए? सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं आपके ऑब्जर्वर डॉन चैनल का कि आप लोगों ने मुझे अपने मन की बात कहने का अपने चैनल के माध्यम से मौका दिया है। मैं ये भी कामना करता हूं कि आपका चैनल एक निर्भीक पत्रकारिता की ज़रूरत है, जो आज के समय में वो पत्रकारिता का धर्म निभाए और देश और दुनिया में जो राजनीति का और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको पत्रकारिता को माना जाता है, वो अपनी कसौटी के ऊपर खरा उतरे। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं चैनल को, वो दिन और रात दोगुनी तरक्की करे। और उसके साथ साथ जो आपने पूछा कि मैं राजनीति में क्यों आया, मैंने 1972 में स्नातक किया था रोहतक से, और मैं स्वभाव से ही स्वतंत्र प्रवृत्ति का रहा हूँ। मेरे शुरू से मेरे मन में थी मैं कोई नौकरी नहीं करूँगा, मैं एक अधिवक्ता बनना चाहता था। लेकिन परिस्थितियों ने ऐसा मजबूर किया कि मुझे एक व्यवसाय के रूप में काम शुरू करना पड़ा स्नातक की डिग्री के बाद। तो महम मेरा कार्यक्षेत्र रहा और महम राजनीति का भी एक किस्म से गढ़ रहा। चौधरी देवीलाल वहाँ से 3 बार चुनाव लड़े, कई बार उपचुनाव हुए, और ये संयोग था कि मेरे कार्यस्थल के बिल्कुल सामने ग्राउंड होता था और वहीं पर सारे आयोजन होते थे। तो मेरे अंदर संस्कार थे छात्र जीवन से संघ के। मैं 1967 में मैट्रिक करने के बाद कॉलेज में गया, तो मैं नियमित तौर से 5 साल तक शाखाओं में जाता रहा। तो मेरे दिमाग में एक संस्कार प्रफुटित हुए कि मुझे राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए बजाय कि कोई छोटी मोटी नौकरी करने के। उसके बाद सन 1975 में महम में एक उपचुनाव आया। उपचुनाव में कर्पूरी ठाकुर जी वहाँ के स्वतंत्र उम्मीदवार थे, उनके पक्ष में चुनाव के लिए गए थे। ये भी संयोग था कि मेरी उनके साथ ड्यूटी लगा दी गई, क्योंकि मैं जिस कास्ट में पैदा हुआ हूँ वो पिछड़े वर्गों में मानी जाती है, और कर्पूरी ठाकुर जी हमारे देश के पिछड़े वर्ग के माने हुए नेता थे, बिहार के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे थे। उनके साथ उस चुनाव में 3 दिन रहने का मौका मिला और लगातार उनसे मार्गदर्शन मिलता रहा।
तो उसी समय से एक गरीब के लिए लड़ाई लड़ने की एक हृदय के अंदर एक कामना पैदा हुई और मैंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया कि मैं दलितों के, पिछड़ों के, मजलूम और वंचित वर्ग के हितों की लड़ाई राजनीति के माध्यम से जारी रखूँगा और वो मेरी आज तक जारी है। आज का समय और उस समय में ज़मीन आसमान का अंतर है। उस समय का युवा और आज का युवा दोनों के संघर्ष में, दोनों के जीवन में, जीवन शैली में किस तरह का बदलाव है, किस तरह का अंतर है, आप उस बारे में बताएं। मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपने युवापन में किस तरह का संघर्ष किया। जैसा मैंने जिक्र किया अपने देश में बहुत से सीनियर नेताओं का, तो हम उनसे प्रेरणा लेते थे। मैंने बहुत ही छोटे लेवल से राजनीति शुरू की, तो हमने पोस्टर भी खूब चिपकाए। उस समय पोस्टर चिपकाए जाते थे, हमने दीवारें भी लिखी। अनाउंसमेंट करता था तो मैं एक हाथ में जीप का स्टीयरिंग होता था और एक हाथ में माइक होता था और मैं 20 गांव में अनाउंसमेंट करके आता था। कोई थकावट नहीं, कोई उन्हीं धूलम धूल होते थे, खुली जीपें होती थी। और हमने मुहिम में चुनाव लड़े तो 2 जीपों से चुनाव लड़े। केवल मात्र 1 लाख रुपए के खर्च से हमने अपना विपक्ष का, कांग्रेस के विरोध का उम्मीदवार था, उसको चुनाव जितवाया और 1 लाख में से भी बाद में उसने कुछ पैसे बच गए, वो वापस दे दिए थे। तो उस समय की राजनीति ये थी। कोई ऑफिस में खाना नहीं खाता था, किसी किस्म का कोई उम्मीदवार के सर के ऊपर कोई खर्च नहीं होता था और कार्यकर्ता एक ध्येय के लिए समर्पित होकर अपना काम करते थे। लेकिन आज तो ये पूरी तरह से कॉमर्शियलाइज हो गया और आज तो इतना पैसे की ज़रूरत पड़ती है चुनाव के अंदर। मैं तो हैरान होता हूँ, मेरे जैसे आदमी तो आज की राजनीति के अंदर फिट नहीं आते। लेकिन ये तो भाजपा के नेतृत्व की सुंदरता है और चिंतन की सुंदरता है कि मेरे जैसे व्यक्ति और भी गरीब घरों से निकले हुए व्यक्ति, जिनके पास पैसे के मामले में देखें तो कुछ देने के लिए नहीं होता, लेकिन विचारधारा से जुड़े हुए होते हैं तो बड़े से बड़े पद तक वो पहुंच जाते हैं। ये, और मैं समझता हूँ ये केवल मात्र भाजपा के अंदर ही ये कुछ संस्कार बचे हुए हैं। ये विचारधारा के प्रति समर्पण के जो लोग हैं उनको बड़े स्थान के ऊपर जगह मिल जाती है। जांगड़ा जी, राजनीति में एक कहावत या एक लाइन बड़ी मशहूर है कि राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति बिल्कुल भी गंदी नहीं है। गंदे लोग कहीं भी आके कहीं घुस जाते हैं तो वो उसी संस्थान को गंदा बना देते हैं, लेकिन वो संस्थान गंदा नहीं होता है। अब आप देखते हैं, आप पत्रकारिता में हैं, पत्रकारिता जगत में भी बहुत से लोग ब्लैकमेलर मिल जाएंगे जो कि पत्रकारिता को एक ब्लैकमेलिंग का धंधा करके पैसा कमाने का जरिया बना लेते हैं, बजाय कि निर्भीक पत्रकारिता करने के। तो हम ये नहीं कह सकते कि पत्रकारिता गंदी है। राजनीति में भी बहुत लोग सेवा के लिए और राष्ट्र धर्म को निभाने के लिए आते हैं। जैसा हम देखते हैं कि मेरी पार्टी में, मैं भाजपा में हूँ, तो संघ की पृष्ठभूमि से कार्यकर्ता राजनीति में भेजे जाते हैं। पहले उनको प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष तक कठिन से कठिन उनको समझो परीक्षाओं से गुजारा जाता है और उनको राष्ट्र के लिए प्रेरणा दी जाती है काम करने के लिए। और बहुत से तो ऐसे हैं, जैसे आज जो सत्ता में भी हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी है, विवाहित हैं, संघ के समर्पित कार्यकर्ता हैं। योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं, विवाहित हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर का हम उदाहरण ले सकते हैं, जिनकी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, केवल मात्र राष्ट्र के लिए ही समर्पण है सारा जीवन का। तो ध्येयवाद की राजनीति को लेके भी बहुत लोग इस राजनीति के अंदर हैं, और लेकिन क्योंकि ज़्यादा लोग ऐसे हो गए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि वो मैनिपुलेटर हैं, वो कहीं ना कहीं से जोड़ तोड़ करके राजनीति में आके और फिर वो उसी काम में जुट जाते हैं जिसको हम अच्छा नहीं समझते हैं, पैसा कमाना, पद का दुरुपयोग करना। तो ऐसे एक कीचड़ के अंदर वो धंस जाते हैं कि उनसे निकलना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसको देख के लोग समझते हैं राजनीति गंदी है, लेकिन सब जगह अच्छे आदमी हैं, और राजनीति में अगर अच्छे लोग ना हों तो देश कैसे चलेगा। जिस तरह अच्छे और पौष्टिक खाने का महत्व हम सब जानते हैं, दूसरी सबसे आवश्यक और करीबी चीज है हमारे कपड़े। अब इंतजार की घड़ियां खत्म। कोविड से सुरक्षा के बीच में अब आपके घर के दरवाजे तक सबसे स्वच्छ
और गुणवत्ता से भरपूर आपके अपने कपड़े। इंडिया में पहली बार क्लाउड धोबी ने आपके कीमती समय और सुरक्षा दोनों का ध्यान रखा। अपने कपड़ों की सबसे हाईटेक और सैनिटाइज्ड लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग के लिए अभी कॉल कीजिए। आपकी अपनी सोसाइटी में जल्द ही। अभी हाल में पास हुआ किसान बिल पर एक अलग तरह की राजनीति देखने को मिली। रूल बुक के पन्ने फाड़ दिए गए, सदन में धक्का मुक्की हुई। आपके हिसाब से आज के राजनेता क्या दिखाना चाहते हैं? मैंने किसान बिल का जो संशोधित बिल आया है उसका पूरी तरह से अध्ययन किया है और उसका अध्ययन करने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो पूर्णतः किसानों के हित में है, क्योंकि उसमें जो प्रावधान किए गए हैं, किसान को एक तो पूरे देश की मंडी ओपन कर दी गई, जहाँ पर भी अपना जिन्स का भाव उसको अच्छा लगे वो कहीं भी जाके उसको बेच सकता है। दूसरा, केवल मात्र आड़ती ही उसकी किसान के उत्पाद को नहीं खरीदेगा, कोई और प्राइवेट आदमी जिसके पास भी पैन कार्ड है और जो प्रोसेसिंग यूनिट्स के मालिक हैं, जैसे ब्रिटानिया बिस्कुट फैक्ट्री है, दूसरी जो और भी जो बिस्कुट बनाने वाली कितनी कंपनियां हैं, कोई आटा मिल हैं, कोई ब्रेड बनाने वाली कंपनियां हैं, तो ऐसी ऐसी कंपनियां जो अनाज को दूसरे तरीके से बड़े प्रोसेस करके बेचती हैं और महंगा खरीद सकती हैं, उनको डायरेक्ट किसान से खरीदने का अधिकार दिया गया है। आड़तियों को बीच में माध्यम बनाने की ज़रूरत नहीं है और किसान को भी इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अधिकार दिया गया है। वो किसी भी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और उसमें किसान को बहुत सी छूट दी गई है। जैसे किसान ने 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अपनी फसल का किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं बेच दूंगा आपको, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 3 का कर लिया, 1 साल की पहली फसल का ही कर लिया और फसल के दाम मार्केट भाव में 8,000 रुपये आ गए, 6,000 रुपये क्विंटल के आगे, तो कॉन्ट्रैक्टर उसकी फसल को 10,000 पर ही खरीदेगा, ये वो उसको कम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर फसल का भाव 1.5 गुना हो गया और वो 10,000 रुपये क्विंटल के बजाय 15,000 रुपये होगी, तो फिर किसान को उसमें मुनाफे में शेयर मिलेगा। तो इसमें तो पूरी तरह किसान का फ़ायदा ही फ़ायदा है, कहीं भी किसान घाटे में नहीं रहेगा। ये एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन और बहुत सालों के बाद एक नया बिल लेके आए हैं जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो इन्होंने संकल्प लिया था कि हम किसान की आय को दोगुनी करेंगे 2022 तक, उस संकल्प की पूर्ति के लिए बिल लाया गया है। जो विरोधी लोग हैं उनके सामने और तो कुछ कहने के लिए है नहीं। अब सामने जो एमएसपी का एक बहुत बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि वो ख़त्म हो जाएगी, अभी एमएसपी का तो सामने आ जाएगा। धान की फसल तो पक चुकी है, बहुत जल्दी 10-15 दिन में ख़रीदारी शुरू हो जाएगी। तो जब एमएसपी के ऊपर ख़रीदारी होगी तो अपने आप किसानों की शंका का समाधान हो जाएगा। और जहाँ तक कल पार्लियामेंट में जो हुआ, ये लोकतंत्र में बहुत ही शर्मनाक है। जांगड़ समाज या विश्वकर्मा समाज के अंदर बहुत कम सांसद बने हैं या बहुत कम लोगों को ये गौरव प्राप्त किया जो आपने प्राप्त किया है। इससे जांगड़ समाज में, विश्वकर्मा समाज में खुशी की लहर तो जरूर होगी। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि समाज को लेकर और देश को लेकर आपकी प्राथमिकता क्या होंगी? जैसे ही मेरा नामांकन हुआ 18 मार्च को मैं चुना गया था राज्यसभा के लिए और नामांकन समझो 8-10 दिन पहले हो गया था, तो लाखों टेलीफोन मेरे मोबाइल के ऊपर आए होंगे पूरे देश से, क्योंकि अपने नाम के पीछे मैं जांगड़ा लगाता था तो सभी को लगाता हूँ अभी, तो सभी को पता चल गया कि विश्वकर्मा समाज से है। और जैसे पिछड़ों की राजनीति, दलितों की राजनीति में करता रहा, पूरे देश में सम्मेलनों में भी जाता रहा, विश्वकर्मा समाज के भी जहाँ कहीं सम्मेलन हुए, मैं बॉम्बे में भी गया उस सम्मेलन में, मैं राजस्थान में अक्सर जाता रहा, मैं इंदौर में भी गया, मैंने अपने बेंगलोर में भी 2 बार विश्वकर्मा सम्मेलनों में गया, पंजाब में भी मैं गया, तो पूरे देश में तकरीबन मैं जाता रहा हूँ, मेरा संपर्क पहले से रहा है। तो उन सभी लोगों में एक नई आशा की किरण जागी कि कोई हमारी मूल रूप में हमारी समस्याओं को समझने वाला व्यक्ति एक हिंदुस्तान के ऊपरी सदन में गया है, जो कोई न कोई अच्छी योजना पूरे
एक जो निर्माण करने वाला जो समाज है, क्रिएटिविटी जिसके संस्कारों के अंदर है, क्योंकि विश्वकर्मा समाज दस्तकार समाज है, ये क्रिएटिविटी इसके संस्कारों में है। और लंबे समय से देश में ऐसी योजनाएं रही कि छोटे कारीगर का जो काम था वो सारा बड़े कारखानों को दे दिया गया। शुरू से ही प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने बड़े कारखानों के माध्यम से देश की समृद्धि का रास्ता चुना, जिसके कारण धीरे धीरे ग्रामीण दस्तकार जो थे वो निहत्था हो गए। चाहे वो जुलाया था, चाहे वो लोहार था, लोहे का काम करने वाला, चाहे लकड़ी का काम करने वाला खाती था, चाहे आज सुनार को भी जो स्वर्ण का कार का काम करते थे वो भी आज बड़े बड़े शोरूम ने उनका काम ले लिया। सुनार गांव का केवल मात्र एक मजदूर के रूप में रह गया। कुम्हार को भी मैं विश्वकर्मा मानता हूँ, जिसने मिट्टी से कला को पैदा किया। जुलाहे को भी मैं विश्वकर्मा मानता हूँ, जो गांव में सूत से अपने वस्त्रों का निर्माण करता था। वो लोग सारे के सारे निहत्थे हो गए, सारा बड़े कारखानों ने उनका काम ले लिया। तो मेरे मन में शुरू से उनकी योजनाएं बहुत सी हैं, जिनको मैं समय समय में पर पार्लियामेंट में भी उठाऊंगा और सरकार के ध्यान में भी लाऊंगा। और सरकार का विज़न भी है ये, नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का और स्किल इंडिया का जो नारा दिया है कि दस्तकार के हाथ को काम मिलेगा तो ही आत्मनिर्भर भारत बनेगा। तो उस सब विज़न को पूरा करने के लिए मैं एक बहुत बड़ा सहायक सिद्ध हो पाऊँगा, ऐसे मुझे अपने जीवन में जो अनुभव है मेरा, उससे मुझे यकीन है। और समाज की जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं मुझसे, मेरा यही रहेगा जीवन में कि मैं उनकी आशाएं और अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरूं और जो मेरे मन में योजनाएं हैं मैं ऊपर तक उनको ले जाके उनके को प्रैक्टिकल जामा पहनाने के लिए अपने जो बाकी मेरा जो शेष जीवन है उसका समाज के हित के लिए इस्तेमाल करूं, राष्ट्र के हित के लिए इस्तेमाल करूं। यही मेरे जीवन का ध्येय है। मैंने जीवन में बहुत बड़े बड़े मौके आए और बड़े बड़े लोगों से टक्कर ली। अगर मैं अवसरवादिता की राजनीति करता तो मैं 1987 में पहली बार चुनाव जीत के मंत्री बन गया होता, लेकिन मैंने कभी भी अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया, स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया, चाहे कितना ही घाटा उठाना पड़ा। और मेरे जीवन का जो संघर्ष था उसको देखते हुए जो पार्टी ने मुझे जो मौका दिया है, तो इससे पार्टी को भी फ़ायदा होगा, मेरे वर्ग को भी, समाज को भी फ़ायदा होगा और पूरे देश को भी एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, अपने जीवन का जो अनुभव है उसके माध्यम से मैं एक फ़ायदा करवा दे सकूँगा, राष्ट्र की सेवा कर सकूँगा। यही मेरा संकल्प है। जिस तरह अच्छे और पौष्टिक खाने का महत्व हम सब जानते हैं, दूसरी सबसे आवश्यक और करीबी चीज है हमारे कपड़े। अब इंतजार की घड़ियां खत्म। कोविड से सुरक्षा के बीच में अब आपके घर के दरवाजे तक सबसे स्वच्छ और गुणवत्ता से भरपूर आपके अपने कपड़े। इंडिया में पहली बार क्लाउड धोबी ने आपके कीमती समय और सुरक्षा दोनों का ध्यान रखा। अपने कपड़ों की सबसे हाईटेक और सैनिटाइज्ड लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग के लिए अभी कॉल कीजिए। आपकी अपनी सोसाइटी में जल्द ही। मौजूदा समय में विश्वकर्मा समाज बिखरा हुआ दिखाई देता है। लोहार, बढ़ी, स्वर्णकार, जुल्हाए, कुम्भकार सब अलग अलग दड़ों में बैठे हुए हैं, अलग अलग नेताओं के पीछे हैं। क्या आप एक समुचित समाज को एकत्रित करने का कोशिश करेंगे या क्या विजन है जिनसे उनका जीवन स्तर में बदलाव आए? देखो, जब हम पूरी दुनिया में जो विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन करते हैं और भारत की भी पुराने ज़माने की अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करते हैं, देखो भारत में आज से 40 साल पहले पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं होता था। ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से गेहूँ मंगाए जाते थे, तब देश का पेट भरता था। और कारखाने देश में थे ही नहीं। कुल मिला के 2-3 औद्योगिक घराने थे जिनको बिरला, टाटा, मोदी वगैरह कह सकते हैं, बाकी कारखाने थे ही नहीं। लेकिन फिर भी देश सोने की चिड़िया था। यहाँ पर शक आए, हूण आए, मुग़ल आए, पठान आए, जो भी आया देश में लूट मार करने के लिए आया, धन लूटने के लिए आया। अंग्रेज़ आए, वो भी देश से बहुत बड़ी धन दौलत लूट के लिए गए। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब देश में पेट भरने के लिए अनाज पैदा नहीं होता था, कारखाने थे नहीं, फिर भी देश में इतनी समृद्धि कहाँ से थी।
एक एक मंदिर का जो बजट है आज भी हमारे देश का, जैसे तिरुपति बालाजी का मंदिर का बजट है, वो यूरोप के एक देश के बराबर बजट है उनका। इतना सोना चांदी जवाहरात उनके वहाँ पर चढ़ा के जाते हैं लोग, और आज भी एक एक मंदिर के अंदर इतनी प्रॉपर्टी है कि यूरोप के जो छोटे छोटे देश हैं उनके बराबर का उनका बजट होता है। तो ये दौलत जो यहाँ पर आई, ये कहाँ से आई, कौन इसको लेके आया? तो उसका एकमात्र निष्कर्ष ये है कि देश का दस्तकार जो था वो उस समय जो उसकी दस्तकारी के माध्यम से जिन चीज़ों का निर्माण करता था उसका एक्सपोर्ट होता था पूरी दुनिया के अंदर, और उसके बदले में देश में धन दौलत आती थी। और विश्व की जो दूसरी अर्थव्यवस्था है, जापान का उदाहरण ले लें, स्विट्जरलैंड का उदाहरण ले लें, और आज सबसे बड़ा चाइना का उदाहरण ले लें, वहाँ पर भी कारीगर क्लास के हाथ में काम है। चाहे आज खिलौना खरीदते हैं वो मेड इन चाइना है, कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट खरीदते हैं वो मेड इन चाइना है, मोबाइल खरीदते हैं मेड इन चाइना है, कोई साइकिल खरीदते हैं मेड इन चाइना है। तो वहाँ पर हर हाथ को काम दिया गया है, और यही विजन मोदी जी ने दिया है कि मेक इन इंडिया और स्वदेशी भारत, स्वदेश के लिए अपने जो देश में बनी हुई चीज़ उसके प्रति प्रेम और आत्मनिर्भर भारत। तो मैं समझता हूँ जो विज़न है हमारे प्रधानमंत्री जी का वो यही है कि देश का जो दस्तकार समाज है उसको आधुनिक जो आज की तकनीक है उसके साथ जोड़ा जाए। क्योंकि आज एक कितना बढ़िया गाड़ी बना सकता हो, लेकिन बैलगाड़ी की डिमांड नहीं है तो वो बेचारा उसकी कला क्या करेगी। कितना बढ़िया कोई हल बना जानता हो, लेकिन हल की डिमांड मार्केट में नहीं है तो उसकी दस्तकारी क्या करेगी। तो हुनर तो उसके पास है, लेकिन आधुनिक जो आज के समय की डिमांड है वो हुनर नहीं है। और इसके लिए स्किल इंडिया के तहत हमारी सरकार ने बहुत से संस्थान खोले हैं। जैसे हरियाणा प्रदेश में ही पहली बार देश में भगवान विश्वकर्मा के नाम पर कौशल विकास यूनिवर्सिटी खोली गई है। भगवान विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल के अंदर खोला गया है, और उसमें तमाम ट्रेड होंगी जिनकी आधुनिक शिक्षा गांव के वंचित वर्ग के लोगों को, जो दस्तकार वर्ग के लोगों को दी जाएगी। और फिर उनको जैसे मुद्रा लोन के माध्यम से और निगमों के माध्यम से उनको लोन दे के जिस चीज़ का वो प्रोडक्शन करेंगे उसकी खरीद की गारंटी भी सरकार लेगी। तो पूंजी उपलब्ध करवाना, उसके हाथ को हुनर देना और उसके उत्पाद को खरीद की गारंटी देना, यही दस्तकार के विकास का तरीका है। और उस तरीके के ऊपर मोदी सरकार चल रही है, और आने वाले बहुत थोड़े समय में इसके परिणाम देश के सामने आने लग जाएंगे। राजनीति में आने वाले लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जांगला जी? मैं आपसे जिक्र कर रहा था जिस समय मैं राजनीति में आया, उस समय की राजनीति में और आज की राजनीति में ज़मीन और आसमान का अंतर है। उस समय हमारे जो सीनियर नेता थे उनका चरित्र और चिंतन राष्ट्र के लिए होता था। वो चिंतक भी थे, शिक्षक भी थे, उनके जीवन से भी प्रेरणा ली जा सकती थी। जैसे मैंने कर्पूरी ठाकुर जी का जिक्र किया, 3 दिन महम में मैं उनके साथ रहा। तीसरे दिन उनके कपड़े कुछ मैले हुए, मैंने कहा जी कर्पूरी जी आपका कमीज़ में धुलवा देता हूँ, ये मैला हो गया। तो उनका है मेरे पास। मैं देख रहा था 3 दिन से साथ था, ना कोई थैला था ना कोई बैग था, कुछ नहीं था उनके पास। तो फिर वो इंतज़ाम कहाँ से था। और जब वो मैंने उनको नहाने के लिए पानी दिया, साधारण पटड़े के ऊपर वो नहा लिए, और मैंने देखा वो 3 कमीज़ पहने हुए थे, ऊपर वाला नीचे कर लिया, नीचे वाला ऊपर कर लिया, और इस तरह से वो साफ कमीज़ ऊपर आ गया। ऐसे वो नेता लोग थे, ऐसे साधारण लोग थे। एक साधारण चप्पल चमड़े की और साधारण एक खदर की धोती कुर्ता, ये उनका पहनावा। कोई खर्च नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई लोभ लालच नहीं, केवल मात्र वो समाज के लिए, देश के लिए अपना जीवन जीते थे। फर्नांडिस साहब से मेरा कई बार मिलने का मौका हुआ। रात को 11 बजे तक वो अपने जो उस समय के टाइपराइटर होते थे, साधारण टाइपराइटर, उनको अपने आप टाइप करके लेटर निकालते थे। कई बार मधु लिमे जी से मिले, तो लिमे जी रात को 1-1 बजे तक पढ़ते हुए मिलते थे वेस्टर्न कोर्ट्स में। बहुगुणा जी से बहुत अच्छे संबंध थे। बहुगुणा जी देश के पेट्रोलियम मंत्री रहे, यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे, जो आधे भारत के बराबर है। लेकिन जब वो विधायक भी नहीं थे और सांसद भी नहीं थे, मंत्री भी नहीं थे, तो जोर बाग कॉलोनी में 2 कमरे के एक मकान में रहते थे। वो भी फ्रीडम फाइटर क्वार्टर से उन्होंने अलाट करवाया था। तो यानी मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत काफ़ी नेता, चौधरी देवलाल, चरण सिंह, सभी से संबंध रहे, तो उनके जीवन से प्रेरणा ली जा सकती थी। जनसंघ में उस समय की भारतीय जनसंघ थी,
बहुत ही प्रेरक व्यक्तित्व के नेता थे, काफ़ी, जिनमें हम बलराज माधव को भी, सरदार अडवाणी जी को भी, वाजपेयी जी को भी, कितने लोगों का जीवन देख सकते हैं। लेकिन आज के जो नेता लोग हैं, जो नई पीढ़ी के लोग जो राजनीति में आए हैं, वो ना शिक्षक हैं ना चिंतक हैं, वो केवल मात्र मैनिपुलेटर हैं और मैनिपुलेशन करके किसी न किसी तरह से राजनीति में आके और वो फिर उसी अंधी दौड़ के अंदर लग जाते हैं, पैसे की कमाई प्रतिस्पर्धा में, उसी में वो गुम हो जाते हैं। केवल मात्र जो संघ की पृष्ठभूमि से निकले हुए कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर संस्कार होते हैं, वो राजनीति के अंदर एक ध्येय के लिए आते हैं। बाकी कोई, मैं बहुत सी पार्टियों को हमने देख लिया है, कोई किसी राष्ट्र के प्रति समर्पण या ध्येय को लेके कोई राजनीति के अंदर नहीं आता, वो पैसे और पद के चाहत के लिए ही मैनिपुलेशन करके राजनीति के अंदर आते हैं। आज की राजनीति में बहुत बड़ी गिरावट है। हमने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे और आपने उनका अच्छी तरह से जवाब दिया। हमारे दर्शक इन सवालों से काफ़ी लाभान्वित होंगे, मुझे लगता है। इसके बाद भी यदि आप कुछ ऐसा बताना चाहते हैं जो हमने आपसे नहीं पूछा हो और आप अपने हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने विजन को बताएं, अपनी उन बातों को हमारे दर्शकों के सामने रखें। मेरा यही है कि आज की युवा पीढ़ी को मैं खास तौर पर एक संदेश देना चाहता हूँ कि आज बिजली पानी के संकट नहीं है, आज आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत समृद्धि लोगों को मिली है। उसमें जो वंचित लोग रह गए, जिनको अवसर की समानता नहीं मिली, राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसको संविधान की भाषा में कहा जाता है, उन लोगों को अवसर मिले। और युवा पीढ़ी को मेरा यही है कि वो जो भारतीय संस्कृति के जो संस्कार थे, जैसे हमारे देश का संस्कार नहीं है ओल्ड एज होम, हमारे देश का संस्कार नहीं है ये वृद्धाश्रम, हमारे तो देश का संस्कार था कि घर में माँ बाप की तो बात छोड़ो, वो आखिरी सांस तक उनकी तो सेवा करते ही करते थे। घर में को गऊ पाल ली तो वो भी घर में ही मर जाती थी, उसकी भी सेवा करते थे, पशु के प्रति भी इतना प्रेम रखते थे। और आज जो एक पाश्चात्य सभ्यता का एक अनुकरण जो लोग कर रहे हैं, जिसमें हर चीज़ में भोंडापन है, चाहे वो संगीत है, चाहे वो कला है, चाहे और है, उसमें बहुत सी गिरावटें आई हैं। और जो मैकाले ने कहा था कि मेरी शिक्षा पद्धति अगर भारत में 50 साल तक लागू रही तो भारत का हर व्यक्ति तन से तो भारतीय होगा लेकिन मन से भारतीय नहीं रहेगा, वो अंग्रेज हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा खतरा देश के सामने था। तो आज शिक्षा के क्षेत्र में भी नई शिक्षा नीति लाके मोदी जी ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है कि हम जो आरंभिक शिक्षा जो बच्चे की होगी वो अपनी मातृभाषा में देंगे, पहले उसको संस्कारित करेंगे अपने संस्कृति के प्रति और फिर उसको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हम बड़े इंजीनियर बन जाएं, बड़े डॉक्टर बन जाएं, बड़े अधिवक्ता बन जाएं, लेकिन इंसान ना बने। अगर कोई डॉक्टर है तो मरीज की जेब के ऊपर ध्यान रहे, कोई वकील है तो उसके क्लाइंट की जेब पर ध्यान रहे, न्याय की तरफ नहीं रहे, कोई इंजीनियर है तो उसकी सीमेंट या सरिया चोरी की तरफ ध्यान रहे, पुल की स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान नहीं रहे, बिल्डिंग की लाइफ की तरफ ध्यान नहीं रहे, तो फिर उस शिक्षा का फायदा क्या है। तो इसलिए हम चरित्रवान बने, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए देश की विकास के लिए योगदान दें। यही मेरा आज के युवा जो जगत है उसको संदेश है। चांगड़ा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सवालों का संक्षिप्त रूप में जवाब दिया, इससे हमारे दर्शक जरूर लाभान्वित होंगे और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये कार्यक्रम पसंद आएगा। आपका एक बार फिर पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यह थी हमारी सुपर 100 से विशेष बातचीत। हमें उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा और उम्मीद है आपका प्यार और सराहना हमें इसी तरह से मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।